तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। शिल्पा किट्टी पार्टी से घर लौटी तो आते ही सोफे पर धम से बैठ गई। अपने सासू माँ से बोली, मम्मी जी मेरे लिए खाना मत बनाना, आज बहुत हैवी नाश्ता हो गया है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। शिल्पा और मनोज की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। मनोज एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसके पिता भी सरकारी नौकरी में थे तथा मनोज की शादी के 5 साल पहले रिटायर हो गए थे। नौकरी के दौरान ही उन्होंने लोन लेकर अपने लिए घर बना लिया था। मनोज से बड़ी बेटी थी जिसकी शादी मनोज से पहले हो गई और वह विदेश में अपने परिवार के साथ रहती थी। शिल्पा के मायके में सभी काम मेड करती थी, इसलिए ससुराल में आकर उसे घर के काम करने में कोई रुचि नहीं थी। आरती ने भी इसे सहजता से लिया। केवल खाना बनाने का काम था जिसे दोनों मिलकर कर लेती। सास बहू के संबंध भी अच्छे थे। 5 सालों में शिल्पा 2 बच्चों की मां बन गई और बड़ा बेटा श्लोक तथा बेटी नेहा थी। दोनों बच्चों को आरती बहुत प्यार करती थी। उनके साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी माधवी बड़े शौक से सभी काम कर लेती थी। खाना बनाने तथा नए नए व्यंजन बनाने में उसे बहुत अच्छा लगता। माधवी के पति अशोक जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उन्हें खांसी का दौरा पड़ जाता था। जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता। सभी जांच हो गए, अलग अलग डॉक्टरों की दवाई दी गई, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अक्सर उन्हें जोर की खांसी आती थी। वे स्वयं भी परेशान हो जाते और दूसरे कमरे में सोए बेटा बहू भी। बहू ने कहा, मम्मी पापा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। मनोज ने कहा, एक कमरे में बच्चे सोते हैं और दूसरे में तो स्टोर रूम है, उसमें तो ना ठीक से हवा आती है ना रोशनी। क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो वैसे भी खांसी होती रहती है। हवा की जरूरत भी नहीं और ना रोशनी की। पढ़ाई करनी है। अगले सुबह बेटे ने दिनेश जी से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप लोगों का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करवा देता हूँ। आखिर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अगले हफ्ते ही माधवी और दिनेश जी का सामान शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें परेशानी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि बेटा नाराज हो गया तो कहाँ जाएंगे अब। बहू ने कहा, माँ जी अब आप काम करिए, बहुत काम कर चुकी है। खाना बनाने के लिए मैंने मेड रख ली है। माधवी उसका मुंह देखती रह गई। लेकिन मुझे तो खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अब डैडी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, साथ ही अब आपको भी आराम करना चाहिए, कहकर शिल्पा दूसरे कमरे में चली गई। अब कमरे में ही खाना पहुंचा दिया जाता है। खाने में उन्हें जरा भी स्वाद नहीं आता था, लेकिन मजबूरी में कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन वे अपने कमरे में खाना खा रहे थे। एकदम से उनका पोता आकर बोला, दादाजी आपकी प्लेट में तो सिर्फ दाल रखी है, पनीर की सब्जी तो है ही नहीं। आरती हैरान रह जाती है। अब हमारे खाने पर भी नियंत्रण होने लगा है। पिछले कुछ समय से बहू जल्दी गुस्सा हो जाती है और बहस करने लगती है। बेटे से उसकी शिकायत करे, कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि उसने सभी पर नियंत्रण कर लिया था। फिर तो कभी कोई विशेष पकवान बनता, इसका पता बच्चों के द्वारा ही चलता। कुछ दिन बाद ही मनोज ने दिनेश जी से कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहता हूँ आप जीते जी मकान हमारे नाम कर दे तो हम सब के लिए ठीक रहेगा। बाद में कोई परेशानी ना हो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ। और उसने पेपर उनके सामने रख दिए। दिनेश जी और माधवी अवाक रह गए। दिनेश जी ने सोचकर कहा, बेटा ये मकान तो आखिर तुम्हारा ही है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हमारे नाम पर रहने दो। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा? मनोज तैस में आकर बोला, लेकिन दिनेश जी ने उस पर दस्तखत नहीं की। अब धीरे धीरे शिल्पा के साथ मनोज के व्यवहार में भी फर्क आने लगा। माधवी और दिनेश अपने कमरे में ही सारा दिन रहते। बच्चे शिल्पा और मनोज अपने में व्यस्त रहते हैं। उनके पास बैठने या बात करने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं थी। पोता पोती बीच में जाकर कभी बात कर लेते थे। एक दिन आरती के हाथ में पानी से भरा गिलास टूटकर फर्श पर पानी बिखर गया। शिल्पा ने देखा तो गुस्से में चिल्ला उठी, आपको कुछ काम धाम तो है नहीं? नहीं चला जाता आपसे?
माधवी की आंखें डबडबा गई। कितनी बदल गई, आखिर क्या चाहती है? हमें सिर्फ घर अपने नाम करवाने के लिए परेशान करने लगे हैं। एक दिन उनका पोता उनके कमरे में आया और बोला, दादू दादू, ओल्ड एज होम क्या होता है? क्यों, इसके बारे में कुछ कहा किसी ने? हाँ, मम्मी पापा कह रहे थे अब दादा दादी ओल्ड एज होम में रहने के लिए जा रहे हैं। वहाँ सब लोग रहते हैं और बहुत मज़े से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या यह सच है? दिनेश जी और माधवी के ऊपर तो मानो गाज गिर पड़ी। पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। बेटा बहू इस हद तक गिर सकते हैं, यह तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले पानी सिर के ऊपर से निकल जाए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ फैसला लेना पड़ेगा। दिनेश जी ने बातचीत किया। 15 दिन बीते होंगे कि दिनेश जी ने मनोज को बुलाकर कहा, बेटा घर का माहौल बदतर होता जा रहा है। 8 दिनों के लिए शिल्पा और बच्चों को लेकर कहीं घूम फिर आओ, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, शांत हो जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। ऑफिस से छुट्टी ले लो, जिस दिन छुट्टी मंजूर होगी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अशोक जी का मुंह देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके घूमने फिरने के लिए पैसे देने को तैयार हो गए और उसने परिवार के साथ 8 दिन का टूर बना लिया। सबने यात्रा के दौरान खूब एंजॉय किया। सब घर पहुंचे, वहां कुछ लोग बैठे थे। आप कौन हैं और यह सब क्या है? उन लोगों ने कहा, यह मकान हमने खरीद लिया है और यहाँ पर अस्पताल बनाना शुरू करना है। आपका पूरा सामान अंदर के कमरे में रखा हुआ है। आप 2 दिन के अंदर उसे खाली करें। यह पेपर देख लीजिए। परसों से हम यहाँ बुलडोजर चलाकर इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू करेंगे। आप अपना इंतजाम कर ले। मनोज और शिल्पा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कैसे हो सकता है? हमारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? पैसे लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं और मनोज को काटो तो खून नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? फिर मनोज के अंतर्मन से आवाज आई, तुम भी तो माँ बाप को घर से निकालने की साजिश रच रहे थे, उनके साथ विश्वासघात करने वाले थे। तुम्हें नहीं पता सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। मनोज के आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।